नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है गैमेटोजेनेसिस, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। सभी जीव प्रकृति में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति करते हैं एवं इसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की क्षमता का पाया जाना सजीवों का प्रमुख लक्षण है। जीवों में प्रजनन दो प्रमुख विधियों द्वारा होता है, अलैंगिक व लैंगिक। कशेरुकियों में सिर्फ लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन में अगुणित नर व मादा युग्मक आपस में निषेचित होकर युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं एवं युग्मनज परिवर्धन में जाकर शिशु का निर्माण करता है। जंतुओं में जननिक एपिथीलियम की कोशिकाओं से युग्मकों अर्थात शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं एवं यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात मनुष्य की मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो युग्मक जनन की क्रिया के पश्चात प्रत्येक संतति कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। नर जनन कोशिकाओं से नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण होता है एवं इस क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मादा जनन कोशिकाओं से मादा युग्मक या अंड ओवम का निर्माण होता है एवं इस क्रिया को अंड जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन। नर जंतुओं के वृषण की जननिक एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण कई कुंडलित शुक्र जनन नलिकाओं से मिलकर बनता है। ये एक ढीले संयोजी उत्तक में निलंबित रहती हैं। इस उत्तक में रुधिर केशिकाएं, तंत्रिका तंतु एवं अनेक बड़ी अंतराली कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह स्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में पीले रंग के कण भरे रहते हैं। इन्हें लैडिंग कोशिकाएं कहते हैं। डायग्राम दिखाई दिया अभी आपको। इन्हें लैडिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये नर हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के चारों ओर लचीले संयोजी उत्तक की बनी आधार कला होती है, जिसे ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। इसी कला से नलिका की जननिक एपिथीलियम सधी रहती है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें टेस्टिस का टीएस दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको जननिक एपिथीलियम, ट्यूनिका प्रोपिया दोनों दिखाई दे रही है। इसमें सामान्यतया दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्राणु बनाने वाली शुक्रजनक कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया एवं उन्हें सहारा देने वाली अवलंबन कोशिकाएं सपोर्टिंग सेल्स। अवलंबन कोशिकाओं को सर्टोली की कोशिकाएं सेल्स ऑफ सर्टोली भी कहते हैं। इसमें डायग्राम में दिखाई दे रही है सर्टोली सेल्स, सेल्स ऑफ सर्टोली, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर की ओर। इनका स्वतंत्र तल कटा हुआ होता है एवं इन कटावों में विकासशील शुक्राणु कोशिकाएं धसी रहती हैं। ये कोशिकाएं परिवर्धित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करती हैं। शुक्राणु जनन, शुक्र जनन का प्रक्रम यद्यपि सतत होता है, फिर भी इसे सुविधा के लिए दो चरणों में विभक्त किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एवं दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु पूर्व का निर्माण एवं शुक्राणु जनन। पहला है, ये डायग्राम दोबारा देख लीजिए, टीएस, और दूसरा ये शुक्र जनन नलिका की एक भाग को बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें आपको सर्टोली सेल्स और दूसरे अंदर स्पर्मेटेट्स और साथ में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, सेकंड मियोटिक डिवीज़न, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी दिखाई दे रही है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्व का निर्माण। जनन काल के प्रारंभ होने से पूर्व
आदि जनन कोशिकाएं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स से वृषण में स्पर्मेटिड्स के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। इस क्रिया को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला गुणन अवस्था, फिर दूसरा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा परिपक्वन प्रावस्था। पहला गुणन प्रावस्था। जननिक एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं प्राइमरी जर्म सेल्स या प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स आदि जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अविभेदित होती है तथा इनके केंद्रक बड़े होते हैं। ये समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होकर शुक्राणु जन स्पर्मेटोगोनिया पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित अर्थात 2n अवस्था वाली होती है। कुछ शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया शुक्र जनन नलिका की परिधीय भाग में स्थित रहकर नए शुक्राणुओं के निर्माण के लिए स्थायी स्रोत का कार्य करते हैं, अर्थात में वे वहीं बने रहते हैं एवं लगातार नए स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस करते रहते हैं। शेष शुक्राणुजन शुक्र जन नलिका की अवकाशिका में आकर शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड्स के निर्माण के लिए अगली प्रावस्था में प्रवेश करते हैं। दूसरी अवस्था है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। आदि जनन कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से बने हुए शुक्राणुजन कोशिकाओं में विभाजन रुक जाता है, स्पर्मेटोगोनिया में विभाजन रुक जाता है एवं इनकी कुछ वृद्धि होती है। प्रत्येक कोशिका का आयतन लगभग दुगना हो जाता है। इस प्रावस्था में शुक्राणुजन पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है एवं द्विगुणित अवस्था वाला होता है। इन बड़ी कोशिकाओं को अब पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं अगली प्रावस्था अथवा परिपक्वन विभाजन के लिए तैयार रहती हैं। नेक्स्ट सी स्टेज है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था के पश्चात परिपक्वन प्रावस्था प्रारंभ होती है। इस प्रावस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 बार विभाजित होती हैं। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा इसे प्रथम परिपक्वन विभाजन भी कहते हैं, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है, अर्थात प्रत्येक द्विगुणित प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं के प्रथम विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स द्वितीयक शुक्र कोशिका में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन होता है एवं यह विभाजन समसूत्री होता है, अर्थात इसमें कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। अतः प्रत्येक अगुणित द्वितीयक शुक्र कोशिका हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। इस प्रकार इन 2 परिपक्वन विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक शुक्राणुजन से 4 शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेज है स्पर्मियोजेनेसिस, सेकेंड स्टेज, शुक्राणु जनन। गोल व गतिहीन स्पर्मेटिड्स का गतिशील व धागेनुमा शुक्राणुओं में परिवर्तन शुक्राणु जनन कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। द कन्वर्जन ऑफ राउंड एंड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स इनटू डायनेमिक एंड थ्रेड लाइक स्पर्म्स कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस।
शुक्र जनन द्वारा बनी शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं न तो गतिशील होती है, न ही उनमें अंडाणुओं में प्रवेश करने की क्षमता होती है। इनमें अगुणित केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, तारक केंद्र इत्यादि अंगक उपस्थित होते हैं। शुक्राणु जनन में कई परिवर्तन होते हैं एवं अपेक्षाधिक पदार्थों को त्याग दिया जाता है। जो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं उन मटेरियल्स को त्याग दिया जाता है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ये लाइन डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। 2n से मल्टीप्लिकेशन द्वारा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर खूब सारी 2n सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बनती रहती हैं और वो ग्रोथ फेज में जाकर के आकार में बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। और फिर उसके बाद में मैचुरेशन फेज के अंदर दिखाई दे रहा है 2 मैचुरेशन डिवीज़न होते हैं, जिसके द्वारा 1 से वो हैप्लॉइड होती हैं और फिर उसके बाद में 1 से ही आपको 4 दिखाई दे रहे हैं स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स के बाद में अब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि हैप्लॉइड दिखाई दे रहे हैं N, और उनमें टेल दिखाई दे रही है। खैर, फॉर्मेशन ऑफ हेड। स्पर्मेटिड के अंदर सबसे पहले सिर का निर्माण या शीर्ष का निर्माण। शुक्राणु का शीर्ष एक्रोसोम व केंद्रक से मिलकर बनता है। शुक्राणु पूर्व कोशिका के केंद्रक में जल की हानि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र एक अत्यधिक संहत पिंड का निर्माण करते हैं। साथ ही RNA व केंद्रक का न्यूक्लियोलस की भी हानि होती है। केंद्रक में सिर्फ आनुवंशिक पदार्थ शेष बना रहता है। इसी के साथ शुक्राणु पूर्व कोशिका के केंद्रक की आकृति में भी परिवर्तन होते हैं। अधिकतर जंतुओं में यह केंद्रक दीर्घीकृत हो जाता है, कुछ में भिन्न भिन्न आकृति ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे केंद्रक की स्थिति उत्केंद्रक की एक्सेंट्रिक हो जाती है। केंद्रक कोशिका द्रव्य के एक पतली आवरण द्वारा ही घिरा रहता है। नेक्स्ट स्टेज है एक्रोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम शुक्राणुओं के शीर्ष के अग्रभाग में एक टोपी नुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडीज से होता है। शुक्राणुजन की प्रारंभिक अवस्था में शुक्राणु पूर्व कोशिका में गोल्जी गाय के सिस्टर्नी छोटी छोटी धानियों के चारों ओर अनेक पंक्तियों में वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। मध्य की एक या अधिक धानियाँ संयुक्त होकर एक बड़ी धानी बना लेती हैं। इसमें गोल्जी काय के स्त्राव से एक सघन कण प्रोएक्रोसोम कणिका का निर्माण होता है। अब प्रोएक्रोसोम कणिका युक्त धानी बड़ी हो जाती है। इसे एक्रोसोम आशय कहते हैं, एक्रोसोम वेसिकल। प्रोएक्रोसोम कणिका की आवर्तित होकर एक्रोसोम कणिका में बदल जाती है। अब एक्रोसोम आशय से द्रव्य पदार्थ निष्कासित कर दिया जाता है। एक्रोसोम कणिका व एक्रोसोम आशय केंद्रक के अग्र आधे भाग के ऊपर फैल जाते हैं। शेष बचे गोल्जी काय का प्रतिक्रमण रिवर्सन हो जाता है। अंततः यह गोल्जी राष्ट्र के रूप में शुक्राणु द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ये डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है किस तरीके से इसमें एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। गोल्जी बॉडीज, एक्रोसोम और उनके द्वारा गोल्जी एपरेटस के द्वारा एक्रोसोम बन रहा है, फिर वो रोटेट हो रहा है और फिर इस तरीके से इसके अंदर बाकी के नेक्स्ट रीजन बन रहे हैं। दिस वन किस तरीके से गोल्जी बॉडी इकट्ठे होकर के एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और फिर एक्रोसोमल वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और वो उसके टिप पर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाता है और उसको घेर लेता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नेक, ग्रीवा का निर्माण। शुक्राणु में ग्रीवा का निर्माण तारक केंद्र द्वारा होता है। शुक्राणु पूर्व कोशिका में प्रारंभ से ही 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। ये तारक केंद्र बेलनाकार होते हैं एवं ये परस्पर समकोणिक होते हैं। ये दोनों तारक केंद्र शुक्राणु पूर्व कोशिका में शुक्राणु जनन के दौरान केंद्रक के पश्च भाग में आ जाते हैं। केंद्रक के पश्च तल पर एक गड्ढे का निर्माण होता है तथा एक तारक केंद्र शुक्राणु के लंबे अक्ष पर समकोणिक स्थिति में स्थित हो
जाता है। इसे समीपस्थ तारक केंद्र प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा तारक केंद्र उसके पीछे स्थित हो जाता है। इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें पीछे की तरफ सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं। दूसरा तारक केंद्र पीछे की ओर स्थित हो जाता है एवं यह अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है। इसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यखंड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। शुक्राणु के मध्यखंड का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा अक्षीय सूत्र का निर्माण होता है तथा धीरे धीरे यह पीछे की ओर वृद्धि करता है। शुक्राणु पूर्व कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रिया इस सूत्र के चारों ओर एकत्रित होकर सर्पिल कुंडलियां सहित संहत आच्छद का निर्माण करते हैं, कॉम्पैक्ट शीट का, और इस आच्छद को नेबेनकर्ण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को अंडाणु की ओर गमन के समय ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणु पूर्व कोशिका का अधिकतर कोशिका द्रव्य हासित हो जाता है एवं कुछ कोशिका द्रव्य का भाग मध्य खंड की ओर गति करके आ जाता है एवं परिधीय छिद्र की ओर आच्छद बनाता है, जिसे मेंसेटी कहते हैं। पूंछ में कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता है। पुच्छ का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ टेल। पुच्छ का निर्माण यहाँ तारक केंद्र द्वारा होता है। दूरस्थ तारक केंद्र एक सूत्र का निर्माण करता है। यह सूत्र वृद्धि करके लंबाई में बढ़ता है। इसे आवृत करने के लिए कोशिका द्रव्य भी इसके साथ साथ पश्च की ओर बढ़ता है। यही सूत्र पुच्छ का अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है, एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। इस सूत्र की लंबाई इतनी अधिक होती है कि वह अंततः कोशिका की सीमा को तोड़कर बाहर निकल जाता है। कोशिका द्रव्य इसे आवृत करने में समर्थ नहीं रहता है। पुच्छ भाग में कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है एवं पुच्छ का अंतिम भाग, अंतिम खंड, एंड पीस कहलाता है। इस प्रकार शुक्राणु पूर्व कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। स्तनधारियों में शुक्राणु जन के द्वारा बने शुक्राणु सर्टेली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। इन शुक्राणुओं की पूंछ शुक्रजनक नलिका की अवकाशिका की ओर इंगित रहती है। सर्टोली कोशिकाएं इन्हें पोषण भी प्रदान करती हैं। शुक्रजन जनन का संपूर्ण प्रक्रम पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में होता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा उत्पन्न हार्मोन्स गोनेडोट्रोफिन्स इसका नियंत्रण करता है। जंतुओं में शुक्र जनन लैंगिक परिपक्वता के साथ प्रारंभ होता है एवं शेष संपूर्ण जीवन में जारी रहता है। धन्यवाद।